माँ नवदुर्गा, माँ महादुर्गा, माँ काली, माँ महाकाली, माँ महादेव गौरी, माँ आप सभी का कल्याण करें। शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की आप सभी को। कल दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है दोस्तों, और अब मैं आपको इस सब की शुभकामनाओं के साथ आपको कहता हूँ कि आपके 9 दिन बहुत ही अच्छी तरीके से जीते। दोस्तों, इस नवरात्रि केवल तन शुद्धि का व्रत नहीं रखना, परंतु मन की शुद्धि के लिए भी व्रत रखना है। बहुत ही शुभ होगा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी कोई भी कमी जो रूपी होती है असुर का संहार करने का व्रत ले लें। जैसे अगर कटु वचन बोलते हैं या छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ करते हैं, क्रोधित होते हैं, निराश हो जाते हैं, 9 दिन का जागरण कर अपने अंदर के असुरों का संहार कर सोई हुई मानवता को जगाना होगा। दोस्तों, वाणी, वर्तन और विचार, ये तीनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के होते हैं। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतनी कीमत ज़्यादा मिलेगी। शुभ नवरात्रि एक बार फिर, और मैं अब इस कार्यक्रम को आपको आगे लेकर चलता हूँ। आप और आपके परिवार को शारदीय नवरात्रि की एक बार से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अम्बे आपको सुख, समृद्धि, वैभव और ख्याति प्रदान करे। जय माता दी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम वैचम मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 162, दिन है रविवार, और मैं आपको यह कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ आपके प्रिय शहर मुंबई से। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कार्यक्रम में आगे, और उसमें मैं आपको आज का कुछ विचार बताऊंगा। जाइएगा मत, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के। दोस्तों, आज के विचार में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो विचार है एक कटु सत्य है, और ये बचपन के दिन की याद दिलाता है। तो इसका शीर्षक है बचपन के दिन। 5वीं तक स्लेट को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच विद्या, पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कापियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बनते, तब कापी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते, पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में नहीं पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठा हमने कितने रास्ते नापे होंगे, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई तो जैसे हमारा दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया बन चुकी थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पीटे, और पीटने वाला इसलिए कि खुश की हाथ साफ तो हो गया। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते, संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं और कुछ ना जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है, हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों की सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रह गए। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमारे को जिंदा रखे हुए है, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने ये वर्तमान कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक साथ थे। काश वो समय
फिर लौट आए। दोस्तों, ये थी आज का विचार और आज की बात, और मुझे उम्मीद है कि ये आज की बात आपको पसंद आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आज का रविवार आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से मना रहे होंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक में और उसके ब्रेक के बाद मिलता हूँ, और उसके बाद सुनाऊँगा एक कहानी, एक सच्ची कहानी। जाइएगा मत, लौटता हूँ एक छोटे से ब्रेक। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 162। और आज दिन है रविवार। आप अपने परिवार के साथ खुश मिजाज होंगे, चाय पी रहे होंगे, कॉफी पी रहे होंगे, और कुछ लोग शायद टीवी के सामने बैठे होंगे जब तक कि आपकी मेरे कार्यक्रम को सुनेंगे। चलिए सुनाता हूं मैं आपको आज की कहानी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, और एक सच है ये कहानी। और जो ये कहानी लिखी है वो लिखी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने। और कहानी का शीर्षक है इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम। तो यानी कि 2020 एक नया सपना। दोस्तों, मेरे ये जो पोस्ट है उन पढ़े लिखे मानसिक विकलांगों को समर्पित है जो आज भी सोचते हैं कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। ये अब्दुल कलाम आजाद जी ने लिखा है, तो ये उन्हीं के बारे में और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई बात को मैं बता रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरी ये पोस्ट उन पढ़े लिखे मानसिक विकलांगों को समर्पित है जो आज भी सोचते हैं भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, और हम ऐसे ही वैदिक की रट लगाते रहे तो आगे भी रहेगा। पिछले दिनों एक मित्र से कुछ किताबें पढ़ने को मिली। इस मामले में मैं थोड़ा लालची हूँ, और आप कह सकते हैं कि मैं और किताबें बिल्कुल चुंबक की तरह। इसमें से एक किताब को पढ़ने के बाद मुझे, आप सच मानिए, भारतीय मानसिकता पर रोना आ गया था। और ये किताब थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि मेरे घर की दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है। इस कलर प्रूफ कैलेंडर में सैटेलाइट द्वारा यूरोप, अफ्रीका महाद्वीपों के लिए बहुत से चित्र छपे हैं। यह कैलेंडर जर्मनी में पब्लिश किया गया था। जब भी कोई व्यक्ति मेरे घर में आता था तो दीवार पर लगे कैलेंडर को देखता तो वाह वाह जरूर करता, और प्रथम दृष्टि में उसके मुंह से निकलता था, वाह बहुत सुंदर कैलेंडर है। तब मैं कहता था कि यह जर्मनी में छपा है। यह सुनते ही उसके मन में आनंद के भाव जग जाते थे। वो बड़े ही उत्साह से कहता कि सही बात है, जर्मनी की बात ही कुछ और है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। उसी समय जब मैं उससे यह कहता कि कैलेंडर जरूर जर्मनी में पब्लिश किया गया है, किंतु जो चित्र छपे हैं उसे भारतीय सैटेलाइट ने खींचे हैं, तो दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके चेहरे पर वही पहले जैसे आनंद के भाव आए हों। आनंद के स्थान पर आश्चर्य के भाव आते थे। वो बोलता था कि अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मैं उसका हाथ पकड़कर कैलेंडर के पास ले जाता और जिस कंपनी ने उस कैलेंडर को छापा था उसने नीचे अपनी कृतज्ञता ज्ञापन छापा था। जो चित्र हमने छापा है वो भारतीय सैटेलाइट ने खींचे थे, उनके सौजन्य से हमें प्राप्त हुए हैं। जब व्यक्ति उस पंक्ति को पढ़ता तो बोलता कि अच्छा, शायद हो सकता है। डॉक्टर कलाम इस भारतीय मानसिकता को लिखते हुए वाकई दुखी थे, क्योंकि इस पूरे लेखन में, इस पेज पर उनका दुख आप स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिक रात्रि भोज पर आए थे। तब डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक थे। उसमें भारत और दुनिया के कुछ वैज्ञानिक और भारतीय नौकरशाह थे। उस भोज में विज्ञान की बात चली तो रॉकेट के बारे में चर्चा चल पड़ी। डॉक्टर कलाम ने उस चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कुछ समय पूर्व मैं इंग्लैंड गया था। वहां उन्हें बुलिच नाम की जगह पे रोटुंडा नामक म्यूजियम घूमने का सौभाग्य मिला, जिसमें पुराने समय के युद्धों में जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था उसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहां उन्होंने देखा कि एक रॉकेट को खोल कर रखा गया था, और जब उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पे लिखा था
आधुनिक युग में छोड़े गए प्रथम रॉकेट का खोल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका प्रयोग भारतीय सेना तत्कालीन टीपू सुल्तान की सेना ने श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इस प्रकार आधुनिक युग में प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण भारत में किया गया था। डॉक्टर कलाम लिखते हैं, जैसे ही मैंने ये बात कही, एक भारतीय नौकरशाह बोला, मिस्टर कलाम आप गलत कहते हैं, वास्तव में तो फ्रेंच लोगों ने वह टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान को दी थी। डॉक्टर कलाम ने कहा, ऐसा नहीं है, आप गलत कहते हैं, मैं आपको प्रमाण दूंगा। और सौभाग्य से वह प्रमाण किसी भारतीय का नहीं था, नहीं तो कहते कि तुम लोगों ने अपने मन से बना लिया होगा। ये एक भारतीय मानसिकता है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर बर्नार्ड लावेल ने एक पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि भारतीय शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजी हुकूमत के बीच हुए युद्ध में जब भारतीय सेना ने रॉकेट का उपयोग किया था, तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम कॉन्ग्रेड ने रॉकेट को जो उसका खोल था उसका लेकर उसका अध्ययन किया और उसकी नकल करके एक रॉकेट बनाया। उसने उस रॉकेट को 1805 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने इसे सेना में प्रयुक्त करने में अनुमति दी। जब नेपोलियन के खिलाफ ब्रिटेन का युद्ध हुआ, तब ब्रिटिश सेना ने रॉकेट का प्रयोग किया। अगर फ्रेंचों के पास ये टेक्नोलॉजी होती तो वे भी सामने से रॉकेट छोड़ते, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। जब ये पंक्तियां डॉक्टर कलाम ने उस नौकरशाह को पढ़ाई तो उसको पढ़कर भारतीय नौकरशाह बोला, बड़ा दिलचस्प मामला है। डॉक्टर कलाम ने कहा, यह पढ़कर उसे गौरव का बोध नहीं हुआ, बल्कि उसको दिलचस्पी का मामला लगा। ये दो उदाहरण आपको मैंने भारतीय मानसिकता समझने के लिए दिए। भारत आज भी विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। बात मानसिकता की करते हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जिस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने नकल करके रॉकेट बनाया उसे इंग्लैंड का बच्चा बच्चा जानता है, किंतु जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के लिए पहला रॉकेट बनाया उन्हें कोई भारतीय नहीं जानता। ये पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। जब तक प्रत्येक भारतीय पश्चिम की श्रेष्ठता और अपनी हीनता के बोध की प्रवृत्ति को नहीं त्यागता, तब तक भारत विश्व के सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि यह जानने की कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने इस विश्व को क्या दिया। इसके बारे में बताने के लिए सर्वप्रथम भारत के प्राचीन स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्राचीन भारत के प्रतिमानों के नकारने के कारण हम वर्तमान में पश्चिम की नकल करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि हमारे प्राचीन ज्ञानों का नकल एवं शोध करके पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर विराजमान हो गया है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चाई जो डॉक्टर एपीजे कलाम ने लिखी थी। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज रविवार का दिन है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम वैचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 162। दिन है रविवार। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता है और आपसे कहता है कि कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, यानी कि सोमवार को, एक नई कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई बात के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।